आज का टॉपिक ओहम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओहम ने यह लॉ डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम ओहम्स लॉ बोलते हैं। ओहम्स लॉ है क्या? ओहम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। दो जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में ये रिलेशन दिखाता है। कौन कौन से क्वांटिटी? वी और आई के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक सर्किट बना दिया हमने जिससे एक सेल और एक बल्ब कनेक्टेड है। तो सेल में क्या, ये प्लस माइनस आ गया, मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। और यहां से क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगा, हायर टू लोअर फ्लो करेगा। तो इसलिए यहां से करंट पास होगा और क्या होगा, हमें ये दिखाई देंगे बल्ब जल रहा है। अगर दो सेल लगा दिए तो कुछ नहीं, सेम। द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो वही रहेगा। डेफिनेटली हमें क्या पता, यहां से क्या पता चलता है कि करंट, चार्ज फ्लो होने से हमें करंट फ्लो मिलेगा और यहां पर हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली बल्ब को हम जलते हुए देखेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा अगर लगा दिया, वही प्लस और माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वहां से करंट फ्लो होगा डेफिनेटली, कि उससे क्या पता चलेगा कि ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इससे क्या पता चला कि ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उतना ज्यादा करंट हम यहां से मिलेगा। तो पहला सेल के लिए जितना बल्ब जो ग्लो कर रहा था, अब 3 सेल लगा दिए तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली ये ज्यादा ग्लो करने लगेगा। मतलब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट किए तो डेफिनेटली ज्यादा करंट हमें मिलेगा। तो इसका ये लॉ जो बताया था, ओहम्स लॉ बताया था, तो इसी को हम बोलेंगे ओहम्स लॉ। अब ये ओहम्स लॉ होने के लिए कंडीशन कुछ फिलफिल करना होते हैं, मतलब कुछ कंडीशन पे ही ये ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन से कंडीशन? जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन स्टेबल होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर के अलावा लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये 4 कंडीशन अगर फिलअप कर लिए तो आप बोल सकते हैं ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको स्टेटमेंट लिखने दे ओहम्स लॉ का, तो स्टेटमेंट के साथ कंडीशन के तौर पे ये चारों चीज हमेशा लिख के आना। लेंथ, एरिया, टाइम एंड मटेरियल, LATM शॉर्ट में अगर याद रखे तो LATM, ठीक है। क्योंकि ये 4 कंडीशन नहीं होंगे तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि V प्रोपोर्शनल टू I है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ प्रोपोर्शनल में है। तो V बाई I क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, और इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन जो बन के आया V इक्वल्स टू IR, यही है ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। तो अगर ओहम्स लॉ लिखना आए, एग्जाम में अगर पूछा जाए, तो स्टेटमेंट लिखिए, कंडीशन लिखिए और मैथमेटिकल फॉर्म जरूर लिखिए, क्योंकि ये पूरा आपको मिल जाएगा मार्क्स। नहीं तो कुछ कुछ जो चेकर बनते हैं, जो एग्जाम पेपर चेक करते हैं, वो क्या करेंगे, नंबर डेटा कर सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए, कंडीशन जरूर लिखना है, लेंथ, एरिया, टाइम एंड मटेरियल अगर फिक्स रहा तो ही एप्लीकेबल होगा। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस की बारी। ये जो टर्म रेजिस्टेंस आया है, अभी हमने पढ़ा कि मान ले एक कंडक्टर का, मतलब कंडक्टिंग वायर ले लिया, तो उसमें क्या होगा, एटम्स होगा जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है, और क्या होगा, ब्लैक में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम इधर उधर, एटम्स जो होते हैं इधर उधर मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं। तो अब क्या देखिए, इसके साथ हमने एक बैटरी या फिर सेल कनेक्ट कर दिया, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जैसे आप देख पा रहे हैं वहां है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्लैक डॉटेड में, जो अंदर के अंदर है ना, फ्री कंडक्टर के अंदर, तो वो क्या होंगे, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर खींचे चलाएंगे, उस तरफ खींचे चलाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, डेफिनेटली जब एटम मोर हो जाएगा, मतलब जब एटम ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस मोर होगा। मतलब जितना ज्यादा एटम होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। पहले ये समझ ले रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, बाधा देना, मतलब किसी चीज को आप रोक रहे हो। तो जितना ज्यादा एटम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा, करंट होगा। इसलिए करंट लेस हो रहा है, ठीक है, इसलिए करंट लेस हो रहा है। लेकिन अगर मान ले कि एटम यहां पर कम हुए, एटम लेस मतलब रेजिस्टेंस लेस, और रेजिस्टेंस लेस मतलब करंट ज्यादा, क्योंकि करंट के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसलिए करंट यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब बढ़ते हैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू व्हिच द इट ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो ये फ्लो ऑफ करंट को रोक रहा है, करंट का फ्लो को रोक रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। मैं पहले ही बता चुका हूं, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, बाधा देना, किसी चीज को रोकना। तो करंट रोक रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ओके,
अब चलिए बढ़ते हैं इसकी यूनिट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओहम का साइन देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी एग्जाम के जो न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पर ओ एच एम ओहम नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पर आप सिंबल ही पाएंगे ओहम। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो यहां से डेफिनेशन ऑफ ओहम आ सकता है। तो ओहम आर का यूनिट क्या हुआ ओहम, और वी का क्या हुआ वोल्ट, और आई का क्या हुआ एम्पियर। तो 1 ओहम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर लिख सकते हैं हम। तो देखिए ये रहा आपका 1 ओहम का डेफिनेशन। क्या लिखना है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर ये जो पोटेंशियल है जो कंडक्टर के बीच में जो टू एंड्स के, तो 1 वोल्ट हुआ और उसमें से अगर 1 एम्पियर करंट पास हुए, तो इन दोनों को जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 1 ओहम। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार पूछा जा चुका है, डिफाइन 1 ओहम। अब देखिए किस किस फैक्टर के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। स्टार मार्क 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट भी पूछते हैं और यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं। चलिए पहला तो है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है मटेरियल और फोर्थ है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये 4 पॉइंट के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। पहला देखिए लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता ही है, ये जो पोर्शन यहां पर मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पोर्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। देखिए आप इस तरह मान लीजिए आप एक मेट्रो में उठना चाह रहे हैं, तो यहां पर जो गेट है ये छोटा है। छोटा होने के तो ज्यादा छोटा हुआ गेट तो ज्यादा लोग नहीं उठ पाएंगे, तो रेजिस्ट कितना होगा ज्यादा होगा। इसलिए एक गेट का जो एरिया अगर बड़ा होता तो रेजिस्टेंस कम होता तो ज्यादा लोग उठ पाते। मतलब क्या, डोर अगर वाइडर होता तो मोर पीपल एंटर हो सकता था, तो रेजिस्टेंस लेस होता। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके इफ द वायर इज थिकर, तार अगर मोटा हुआ तो मोर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। मोर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली लेस हो जाएगा। एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आर इक्वल टू 1/a। अब देखिए इस दोनों को अगर इक्वेशन को जोड़ दें तो आएगा क्या, नंबर 1 इक्वेशन आर प्रोपोर्शनल टू एल, नंबर 2 इक्वेशन आर प्रोपोर्शनल 1/a। तो इसको जोड़ दिया तो आर प्रोपोर्शनल टू L/a आ गया। तो प्रोपोर्शनल उठाने के लिए कांस्टेंट होना जरूरी है, तो कांस्टेंट क्या लगाया हमने, ये एक सिंबल लगाया जिसको हम बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, रो, RHO, रो। ठीक है, अब कभी कभी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पूछ लेते हैं, तो इसको कैसे निकालना है। देखिए आर इक्वल टू रो L/a है, हमें पता है। तो यहां से रो को सब्जेक्ट कर दिया, बाकी को राइट हैंड साइड में ले गए, तो रो इक्वल टू RA/L आ गया। वेरी गुड। अब आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा ओहम। ओके, ए मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। और लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर ऊपर से कट जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा, सिर्फ ओहम मीटर आएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आता है, ओहम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में लगभग बहुत बार ही आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू या फिर आप प्रीवियस एस का क्वेश्चन भी जब देखेंगे तो इसको आपको मिलना ही मिलना है। चलिए आप देखते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। ये आ गया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिससे ए और बी टर्मिनल का ओपन है और एक सेल है, यहां पर की है और एक एमीटर है। एमीटर क्या करेगा, ये रीडिंग मापेगा। तो ये जो ए और बी टर्मिनल है, यहां पर मैंने एक कॉपर वायर को ऐड कर दिया। कॉपर वायर मतलब कंडक्टिंग वायर, जो कि हमेशा करंट फ्लो अच्छा करता है। तो इससे हमें एमीटर का रीडिंग अच्छा मिला। और अगर ये कॉपर वायर को चेंज करके हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम वायर को लगा दिया, तो कॉपर से थोड़ा कम रीडिंग आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन थर्ड टाइम में हमने ग्लास रॉड लगा दिया, तो ग्लास क्या है, इंसुलेटर, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और इसके अलावा अगर हमने रबर का भी लगा दिया जो कि इंसुलेटर है, उसके लिए भी एमीटर का कोई रीडिंग नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग होता है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। हर एक मटेरियल अलग अलग रेजिस्टिविटी शो करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो चलिए आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो पहला तो मैंने बता दिया कि डेफिनेटली लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। 4 पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड में कंफर्म बन सकते हैं। 99% चांस है ये क्वेश्चन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा,
हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज? रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर लेंथ को ट्रिपल कर दे, डायमीटर को ट्रिपल कर दे, एंड मटेरियल इज चेंज इनटू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। चलिए ये तीनों पॉइंट हम करेंगे। पहले तो देखिए, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, तो हमें क्या पता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। मतलब इसके हमें आर के साथ लेंथ का रिलेशन क्या है देखना है, क्योंकि लेंथ को ट्रिपल किया है तो हमें देख रहा है आर प्रोपोर्शनल टू एल है। तो अगर लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, डेफिनेटली ट्रिपल्ड होगा, नंबर वन। अब देखते हैं एरिया के साथ रिलेशन क्या है, 1/a इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर। यहां पर डायमीटर बताया, एरिया नहीं बताया, डी स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, कि पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं हमको, मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता ही है, ये क्लास 6-7 में करे होंगे। तो आर के साथ डी का रिलेशन क्या है, डायमीटर का, आर प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। अब अगर डायमीटर को हमने 3 टाइम किया, ट्रिपल किया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 स्क्वायर, मतलब 1/9 टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो। थर्ड, मटेरियल को चेंज कर दिया जिसका रेजिस्टिविटी 3 टाइम हो गया। देखिए रो के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ये अगर 3 टाइम किया तो वो भी 3 टाइम बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टिविटी 3 टाइम बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल इक्वेशन से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to same source? सेम मटेरियल है, सेम सोर्स है, एक मोटा वाला वायर है, एक पतला वाला है, तो किससे करंट फ्लो ज्यादा आएगा, क्यों आएगा? अब देखो इसका जो आंसर है, जब हमें सेम सोर्स लगाना होता है, करंट फ्लो इजीली थिक वायर से जाएगा। क्यों जाएगा, अब देखो, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। ए मतलब एरिया, एरिया जिसका ज्यादा हुआ मतलब मोटा, जो मोटा वाला जो थिक वायर जो हमने लिया था उसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ करंट फ्लो का रिलेशन इनवर्सली है। तो एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब बाधा, जितना बाधा कम होगा उतनी आसानी से करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इनटू टू वेज। रेजिस्टेंस को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो सीरीज होता है, एक तो पैरेलल होता है। सीरीज में वन आफ्टर अनदर रहता है, जैसे कि ये मान ले 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक के बाद एक। और इसका अगर सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया तो एक सेल और एक की के साथ ऐड कर दिया। यहां से अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, देखिए करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है वो क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के बीच में से जाके फिर से यहां से बैक कर रहा है। तो एक ही पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब एक ही पाथ में तीनों रेजिस्टेंस अगर हुए, एक या फिर एक ही पाथ में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हुए, जो एक ही पाथ में कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। लेकिन पैरेलल की बात थोड़ा अलग है, याद रखने की जरूरत है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। इसके लिए एक ट्रिक है, एस आई याद रखना, एस आई जैसे यूनिट होता है, एस आई याद रखना, एस से सीरीज, आई से करंट, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। चलो अब बढ़ते हैं पैरेलल की। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, ये देखो R1 R2 R3 ये तीनों रेजिस्टेंस हैं जो ए बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं। अगर इसको हमने सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर करंट फ्लो होने लगे तो ये क्या करेगा, हर दिशा में बिखर जाएगा, मतलब हर पाथ फॉलो करेगा करंट। ये जो जंक्शन है ना, ये जो जंक्शन, कौन सा जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जंक्शन, यहां से देखो इधर की जा रहा है, इधर भी जा रहा है, या फिर इधर भी आ रहा है, तो ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा ए पॉइंट से। तो इसलिए हर रेजिस्टेंस में अलग अलग से करंट फ्लो होने लगेगा। इस तरह की कनेक्शन को हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। और याद रखने की जरूरत है, पैरेलल में क्या होता है, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हमेशा याद रखना, पी भी पैरेलल में पोटेंशियल सेम, एस आई सीरीज में करंट सेम, एस फॉर सीरीज, आई फॉर करंट। पी भी मतलब पैरेलल और पोटेंशियल का भी। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है कब, जब पैरेलल में हो। ठीक है, चलिए सीरीज कनेक्शन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आपको पता ही है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल के लिए जो होता है
1/r=1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इसके ऊपर मैंने कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है। अगर नहीं देखे होंगे इस चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि ये चुटकी बजाते ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। चलिए ठीक है, ओके ओके। हाउ द अप्लायंसेस कनेक्टेड एट होम, मतलब हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन, एसी, हीटर, जितने भी होते हैं वो क्या सीरीज में होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार घुमा फिरा के देते थे। तो कैसे करना है इसका आंसर? देखिए, अगर सीरीज में कनेक्टेड होता तो क्या होता। चलिए, ये मेन सप्लाई से मान ले फ्रिज, टीवी और आयरन कनेक्टेड है। तो अगर करंट फ्लो होता तो ऐसा करंट फ्लो होने के बाद सभी अप्लायंसेस में जाके वैसे मेन सप्लाई में वापस आ जाता। तो मान ले किसी अगर अप्लायंस को ऑफ किया हमने, ठीक है, इन तीनों में से किसी को ऑफ कर दिया, मान लो फ्रिज में कनेक्शन हमने ऑफ करा, तो ये क्या करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाहें कि उस वक्त टीवी चलाना या फिर आयरन का काम हो तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि हमने पहला जो अप्लायंस था फ्रिज वो बंद रखा था। इसलिए हम कभी भी घर का जो अप्लायंसेस है कभी भी सीरीज में नहीं लगाते। अब देखिए, पैरेलल में होता तो क्या होता। पैरेलल में कनेक्ट होता तो ऐसे कनेक्ट होता सारे मेन सप्लाई के साथ अलग अलग। तो चलिए, इसका अगर करंट फ्लो देखें तो करंट डिवाइड होके हर एक में से गुजर रहा है। इसके इस कारण से किसी एक को अगर आप बंद रखेंगे, मान लो किसी एक को आप बंद रख दिए, तो क्या होगा? मान ले हमने टीवी का ऑफ रखा है, तो टीवी को ऑफ रखने से उसका कनेक्शन तो कट गया, लेकिन फ्रिज, आयरन इतनी और जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट होंगे, गैजेट होंगे, वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा। इसलिए हमेशा जो घर के अप्लायंसेस हैं पैरेलल कनेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल में, ठीक है। हमेशा याद रखना, घर के जितने भी गैजेट हैं पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड रहता है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं कि मीटर कैसे कनेक्ट होता है। घर का जो मेन मीटर होता है, जो जो ऐसा दिखता है, आपके सभी के घर पे होगा, तो ये मान ले तीनों से कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। अब देखो सीरीज की बारी। द करंट फ्लो थ्रू आवर हाउस हैज फ्लो फ्रॉम मीटर। जितने भी घर के हमारे जितने भी गैजेट हैं, जितने भी रूम हैं, वो कहां से आ रहा है? करंट मीटर से आ रहा है। तो मीटर से हमेशा उसका मेन लाइन जो है उसको सीरीज में रखना है। नेक्स्ट, अप्लायंसेस जो होते हैं, घर के जितने भी अप्लायंसेस अभी बात किया, वो किससे होना चाहिए? डेफिनेटली पैरेलल कनेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में नहीं हुआ तो एक को बंद रखोगे तो बाकी काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अप्लायंसेस को जितने भी होते हैं, गैजेट जितने भी होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। पैरेलल में कनेक्ट करने का फैसिलिटी क्या है? यही तो है ना आंसर। तो चलो, तो पहले तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कनेक्ट होता है तो डेफिनेटली सेम पोटेंशियल मिलता है। सेम पोटेंशियल मतलब, तो इससे क्या होता है? डेफिनेटली डिवाइस डैमेज नहीं हो पाता, सारे को एक ही पोटेंशियल होता है, सर्किट ब्रेक नहीं हो पाता। और डेफिनेटली किसी अगर किसी एक डेफिनेटली एक को बंद करोगे, गैजेट को बंद कर दोगे, तो बाकी सारा चीज चलते रहेगा जैसे चलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे डेफिनेटली, और टोटल जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो भी कनेक्टेड होगा पैरेलल में। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, क्योंकि अगर तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया होता तो ये चीज तुम्हें नहीं मिल पाता। एक चीज बंद हुआ तो पूरा चीज बंद हो जाएगा। इसीलिए जैसे कि हम लोग जो दिवाली के वक्त लगाते हैं ना, जो राइस लाइट होते हैं, उसमें क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है, तो एक कट गया तो पूरा नहीं चलेगा। एक कोई छोटा सा बल्ब कट गया तो बाकी का पूरा ऑफ रहता है, क्योंकि वो सीरीज कनेक्शन होता है। इसीलिए घर का तो ऐसा नहीं होता ना, किसी बल्ब कट गया तो बाकी का चीज चल रहा है, टीवी बंद है तो बाकी का चीज चल रहा है, इसलिए हम लोग ये नहीं लगाते। ठीक है, चलो, अब तक ये जो वीडियो तुमने देखा, इसमें डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस और ही ओहम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है मैंने डिस्कस कर दिया। ये शायद तुम्हें अगर पूरा मतलब देखे हो तो 110% कंफर्म है कि ये पूरा तुम समझ गए होगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, पूरा कंसेप्ट मिलेगा, 100 में 100 साइंस में चाहिए, तो चैनल के साथ बने रहो।